नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम देखिए आपका जो सबसे पहला पेपर का है कक्षा 9वीं का एमपी बोर्ड क्लास 9 कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के बच्चे के बच्चे एमपी बोर्ड BOARD बोर्ड एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश के बच्चे का पहला पेपर हिंदी विषय का है। पहला पेपर कौन से विषय का है? हिंदी विषय का है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी का प्रश्न बैंक पूरा हल करवाऊंगा। हिंदी के प्रश्न बैंक में मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, है ना। ये आपका इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इकाई 2 गद्यखंड आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इकाई 2 गद्यखंड में आप लोग को पूरा पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी विषय का इकाई 2 गद्यखंड आज मैं आप लोग को पूरा पढ़ाने वाला हूँ। इकाई 2 गद्यखंड में पूरा पढ़ाऊंगा। गद्यखंड, गद्य किसको बोलते हैं, होता क्या है देखिए बच्चों, गद्यखंड का मतलब क्या होता है। आपकी जो हिंदी है, आपकी हिंदी में दो टाइप के पाठ होते हैं। एक पार्ट वो वाला होता है जिसमें आपको पोयम वगैरह दी होती है और पोयम के आंसर क्वेश्चन वगैरह आपको दी होते हैं। पोयम वाले पार्ट को हम बोलते हैं पदखंड। और जो आपकी कहानी वाले पार्ट होते हैं, जो आपके कौन से पार्ट होते हैं, कहानी वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि हीरा और मोती, है ना, दो बेलों की कथा, है ना। ये जो कहानी वाले आपके पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं गद्यखंड। तो हम गद्यखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम गद्यखंड पढ़ेंगे। इकाई 2 आज हम क्या पढ़ेंगे? गद्यखंड पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले? हम इकाई 2 गद्यखंड पढ़ने वाले हैं, है ना। एक गद्यखंड जो क्या क्या है, गद्यखंड, गद्य की विविध विधाएं आएगी। गद्य की विधाएं कहानी, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, है ना, इस प्रकार की आत्मकथाएं वगैरह हो गई, सब गद्य की विधाओं के अंतर्गत आता है। लेखक परिचय, लेखक परिचय आपको 4 नंबर का आएगा। लेखक परिचय में क्या पूछा जाता है? लेखक परिचय में लेखक की भाषा, जो जो आपके जो कहानी वाले जो 5 जिन लेखकों ने लिखे हैं उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, साहित्य में स्थान पूछा जाता है। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ पूछा जाता है। गद्य पाठों पर आधारित विचार, बोध एवं प्रश्न, ये सब पूछे जाते हैं। इससे आपको 5 विकल्प आएंगे। 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के और 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के। कुल भैया 23 नंबर की इकाई है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इकाई, इसलिए इसको आपको बारीकी समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए पहला विकल्प यहाँ पर क्या है, देखिए पहला विकल्प यहाँ पर हमारा है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी क्या है? सबसे बेवकूफ किसको समझते हैं? हम गधे को समझते हैं। कोई भी इंसान बुद्धू रहता है, हम उसको बोलते हैं अबे तू तो पूरा गधा गधा ही रहेगा, तू गधा रहेगा। सबसे बुद्धिहीन किसको समझा जाता है? गधा को समझा जाता है। ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? ऋषि मुनियों के गुण गधे में पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए? जिस प्रकार ऋषि मुनि को कोई डांट दे, फटकार दे, बुरा बोल दे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार गधे को भी कोई डांट दे, कुछ कर दे, फर्क नहीं पड़ता। अड़ियल का अर्थ क्या होता है? अड़ियल का अर्थ होता है हट्टी। अड़ियल का अर्थ क्या होता है? हट्टी होता है। अड़ियल का अर्थ क्या होता है? हट्टी होता है। अगला है डांडा शब्द का क्या अर्थ है? डांडा, 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 डांडा शब्द का क्या अर्थ है? डांडा शब्द का अर्थ होता है हमारा क्या? डांडा शब्द का क्या अर्थ होता है? ऊंची पहाड़ी। डांडा का मतलब होता है ऊंची पहाड़ी। डांडा शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊंची पहाड़ी। डांडा का अर्थ होता है ऊंची पहाड़ी। कुची कुची शब्द का अर्थ क्या होता है? कुची कुची, कुछ 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 कुची कुची शब्द का अर्थ क्या होता है? कुची कुची शब्द का अर्थ क्या होता है? कुची कुची शब्द का अर्थ है दया करना। दया 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 दया, कुछ कुछ दया दया, कुछ 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 कुछ, अपन बोलते हैं ना कुछ कुछ मतलब कि दया करना। लहासा में चाय में डाला जाता है, क्या डाला जाता है? लहासा में चाय में क्या डाला जाता है भैया? लहासा में चाय में मक्खन और नमक डालते हैं। मक्खन, गजब यार। लहासा में चाय में मक्खन और नमक डाला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए, गध हमारी क्या है? गध हमारी स्वाभाविक क्या है? गध हमारी स्वाभाविक क्या है? अभिव्यक्ति है। गध हमारी क्या स्वाभाविक है? अभिव्यक्ति है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। 1 धन अंक के बराबर एकांकी, एकांकी में 1 अंक होते हैं। रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको पूरे याद करना है। हेडफोन लगा करके सुनोगे तो और अच्छा रहेगा आपको। देखो प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म भैया बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम क्या है? बेल। गधे का छोटा भाई बेल होता है। किसी को गधा नहीं बोलना, बेल से होता है, तो पूरा बेल को बेल ही रहा है ना। बेल के स्थान गधे से क्या है? बेल का स्थान गधे से थोड़ा ऊंचा पड़ जाता है शायद। बेल का स्थान गधे से थोड़ा नीचा है ना, नीचा है। बेल का स्थान गधे से कैसा है? नीचा है। बेल का स्थान गधे से नीचा होता है। तिब्बत में खालिस्तान कानून नहीं था, हथियार कानून नहीं था। तिब्बत में हथियार कानून नहीं था, वहां पर कोई भी इंसान हथियार लेके घूम सकता है। तिब्बत में खेती की व्यवस्था खालिस्तान देखते हैं। कौन देखते हैं? मठ के भिक्षुक देखते हैं। मठ के भिक्षुक है ना, मठ मठ के भिक्षुक देखते हैं। कौन देखते हैं? मठ के भिक्षुक देखते
है। अगला, डांडा थोथला खालिस्तान के उपयुक्त है। डांडा थोड़ला खालिस्तान के लिए उपयुक्त है। डांडा थोथला किसके लिए उपयुक्त है? डाकुओं के लिए, वहां पर डाकू लोग पहरा डाल करके बैठे रहते, डाकुओं के लिए उपयुक्त है। डांडा थोड़ला डाकुओं के लिए क्या उपयुक्त है? पक्षियों के खालिस्तान सुंदर होते हैं, पंख सुंदर होते हैं। पक्षियों के पंख क्या होते? सुंदर होते हैं। इसके बाद, कृष्ण को खालिस्तान अच्छा लगता था, माखन है पनीर। माखन, माखन खाने वाला कृष्ण कन्हैया लाल है। कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। पक्षी विज्ञानी खालिस्तान थे। सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे। लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है। लेखक के सामने प्रेमचंद का फोटो है। लेखक के सामने किसका फोटो है? प्रेमचंद का फोटो है। लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई है। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई। प्रेमचंद जी खालिस्तान साहित्यकार थे। आदर्शवादी या यथार्थवादी क्या थे? प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। कैसे थे वो? यथार्थवादी साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी खालिस्तान से ग्रहण किया जाता है। गद्य में व्याकरण का प्रयोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। गद्य में व्याकरण का प्रयोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। पात्रों के संवाद से प्रस्तुत रचना क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, दो चार लोग मिलकर के नाटक करते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, हीरो हीरोइन सब होते हैं। एकांकी में खालिस्तान होता है। एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में क्या होता है? एक अंक होता है। अगला यहाँ पर देखिए, सत्य सत्य बताना है। पगहे पतली रस्सी के थे। पगहे क्या पतली रस्सी के थे? असत्य, गलत बात है ना। अगला, दोनों बेल में एक माह तक कांजी होश में बंधे रहे। एक माह तक कांजी होश में बंधे रहे, असत्य, नहीं रहे, 2-3 दिन बस रहे थे और वो दीवार तोड़ के बाहर भाग गए थे। झूरी काची के पास दो घोड़े थे। घंटा थे, दो घोड़े नहीं थे, दो बेल थे। झूरी काची के पास दो बेल थे, असत्य बात है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, है ना। असत्य मतलब गलत, सत्य मतलब सही, है ना। लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी। लहासा, असत्य, बहुत कठिन यात्रा थी लहासा की। तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, असत्य। तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, सत्य। गलत वाक्य लिखा है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते, सत्य बात है। हाँ सही, ये बात तो सही है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते। परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं। कि परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, सही बात है, सत्य बात है, सत्य बात। सुनहरे दिखाई देते हैं। सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे थे। सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे थे, असत्य, गलत बात है। पक्षियों की आवाज मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, सत्य बात है। मधुर संगीत, कू 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 कू, इतनी मधुर आवाज आती है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, सत्य बात है। प्रेमचंद जी के जूते फटे थे। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी है, सही बात है, सत्य बात है। दिखावा ज्यादा चाहते लोग बाग। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक व्यंजना की जाती है, असत्य, नहीं की जाती है, कहानी बस रहती वो। उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, असत्य। जबकि उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण होता है, बहुत बड़ा रहता है, 250-250 पेज की किताब रहती है उपन्यास। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, सत्य है। ये कैसा है? सत्य है। गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन अनुभूति होती है, सत्य है। आलोचना, आलोचना मतलब किसी की बुराई करना, में रसानुभूति की प्रधान व्याख्या की जाती है, सत्य है। अगला है सही जोड़ी बनाने का। कंजूर का क्या आएगा? कंजूर का आएगा बुद्धि वचन अनुवाद, कंजूर। पोथियो, पोथिया किसको बोलते हैं? जो धार्मिक पुस्तकें होती है उसको हम पोथिया बोलते हैं, धार्मिक पुस्तकों को। पुस्तकों के भीतर होना, पुस्तकों के भीतर होना मतलब पुस्तकों को पढ़ने में रम जाना, पुस्तक को पढ़ने में रम जाना, पुस्तक के भीतर होना। खाड़ा ढोडला की ऊंचाई कितनी है? 16-17 हजार फीट है। कितनी है? 16-17 हजार फीट है। डांडा किसको बोलेंगे? डांडा, अरे डांडा, खतरनाक मोड़ को हम डांडा बोलते हैं। प्रेमचंद का जन्म जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1980 में, 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का नाम क्या है? प्रेमचंद का नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था। उपन्यास, उपन्यास क्या है? गोदान एक उपन्यास है, गोदान उपन्यास है। फटे जूते किसके थे? फटे जूते थे भैया प्रेमचंद के। किसके थे? प्रेमचंद के। परसाई जी कौन है? परसाई जी व्यंग लेखक है।
ऐसा व्यंग लिखते कि इंसान, मतलब रोस्टिंग करना आज के ज़माने में। केरी नाटी रोस्टिंग करता है ना, रोस्टिंग करना बोले, व्यंग लेखक बोलो, बात एक ही है। अगला है ल्हासा की ओर के लेखक कौन है। ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन के एक प्रकार से यात्रा वृतांत था, मतलब आज जैसे कि ब्लॉगिंग करना, मतलब कि किसी कहीं की यात्रा का इस प्रकार से मनोरम तरीके से वर्णन करना कि इंसान को ऐसा लगे कि वो यात्रा सच में वही खुद कर रहा है। जैसे कि मैंने एक डकडोलना वाला वीडियो डाला हूँ यूट्यूब पर, है ना, कि उसमें मैंने यात्रा करके दिखाया हो जंगल में चट्टान के बारे में, तो उसी को बोलते हैं। तो ल्हासा मतलब कि एक स्थान का नाम है जो कि तिब्बत में है। उसकी यात्रा का वर्णन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ल्हासा किसकी राजधानी है? ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ल्हासा किसकी राजधानी है? ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। अगला, तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है? तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत का, नेपाल से होते हुए हम तिब्बत जा सकते हैं। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? क्षितिज का अर्थ क्या है? क्षितिज का अर्थ है जहां पर आसमान और धरती मिलते दिखाई देते हैं। जब सूर्य शाम के समय डूब जाता है तो क्षितिज पर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि भैया सूरज ने धरती और आसमान को जोड़ दिया है। सालिम अली की मदद किसने की थी? सालिम अली की मदद तहमीना की थी, तहमीना ने की थी। सालिम अली की मदद किसने की थी? सालिम अली की मदद तहमीना ने की थी। उनकी सहपाठी का नाम क्या था? सालिम अली की सहपाठी का नाम था तहमीना। कौन था? तहमीना। याद करना है, पूरे 2 नंबर में आ सकते हैं। अगला, अगला यहाँ पर क्या देखो, अगला यहाँ पर है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे को माना जाता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। इतने ऐसे ऐसे उपन्यास लिख दिए इन्होंने, पूछो मत। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम कलम का सिपाही है। प्रेमचंद जी कौन थे? कलम के सिपाही थे, है ना। अमृत राय ने कौन सी जीवनी लिखा? प्रेमचंद की जीवनी किसको बोलते हैं? जब कोई लेखक किसी दूसरे के बारे, दूसरे के जीवन के बारे में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन करता है, उसको हम जीवनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम जीवनी बोलते हैं। और जब लेखक खुद के बारे में, अपने बारे में लिखता है, उसको हम बोलते हैं आत्मकथा। और हमारे बारे में जो कोई दूसरा लिखेगा तो उसको हम बोलेंगे जीवनी। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से किसका निकटतम संबंध होता है? रिपोर्ट से संबंध रिपोर्टार्ज का होता है। किसका होता है? रिपोर्टार्ज का होता है। आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? आलोचना में साहित्यिक रचना के, कोई इंसान साहित्य की रचना कर रहा है, उसके गुण दोषों की परख की जाती है। किसमें? आलोचना में। किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? यात्रा वृतांत। किसी विशेष स्थल, कोई ऐसा विशेष स्थान है यह जो बहुत ही दुर्गम है, तो वहां की यात्रा का वर्णन, सजीव वर्णन किसमें करते हैं? यात्रा का सजीव वर्णन यात्रा वृतांत में किया जाता है। पहले के समय में तो यात्रा वृतांत इंसान पढ़ करके किसी भी स्थान में घूमने जाता था, लेकिन आजकल तो भैया यूट्यूब पर इंसान लोग वीडियो बना करके डाल देते, ब्लॉगिंग करके डाल देते हैं कि हम कैसे कैसे घूम करके आए हैं, कैसे कैसे हम लोग वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आज समय में जो ब्लॉगिंग होती है वो उस समय में यात्रा वृतांत हुआ करती थी। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? आधुनिक काल से। हिंदी गद्य साहित्य मतलब कि जो कहानी वगैरह लिखने का जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? आधुनिक काल से हुई। अगला यहाँ पर, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। प्राचीन काल मतलब पुराने जमाने में मुद्रण कला का क्या था? अभाव था। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है? आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ है। गद्य साहित्य मतलब कहानी वगैरह लिखने वाला जो साहित्य होता है उसको हम बोलते हैं गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का विकास हुआ है। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधाएं कहलाई। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? गद्य की विधाएं कहलाई। गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधाएं कहलाई। अब 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।